सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आज अपने कंटिन्यू करने वाले हैं विथ रीडिंग नंबर 42 कमोडिटीज़। तो बेसिकली कमोडिटीज़ को चैप्टर को मैंने एक्चुअली 4 पार्ट्स में बांट दिया था। तो सबसे पहला पार्ट था LOS ABNC जो कि अपना पार्ट 1 था। दूसरा पार्ट था DENF जो अपना पार्ट 2 है। तीसरा पार्ट था GNH जो अपने आज करने वाले हैं जो कि अपना पार्ट 3 है। और चौथा पार्ट है INJ जो अपना पार्ट 4 है, ठीक है, जिसके साथ अपना चैप्टर जो है वो सलट जाएगा ना। तो 4 पार्ट में बांटने के बाद अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है और पार्ट 2 ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो पार्ट 1 में तो उतना कुछ ज़्यादा डिस्कशन था नहीं, थियोरेटिकल डिस्कशन ज़्यादा था और उसको हमने एग्जाम्पल्स के हेल्प से पिकअप कर लिया था। पार्ट 2 में ज़्यादा कंसेप्चुअल डिस्कशन था क्योंकि उस पर कुछ टर्म्स मेरे को समझाने थे, ठीक है, जैसे बेसिस, कैलेंडर, स्प्रेड और उसके बाद बैकवर्डेशन, कंटैंगो, कमोडिटी प्रोड्यूसर क्या होता है, कमोडिटी यूज़र कौन होता है, कौन क्या करता है फ्यूचर्स मार्केट में, इंश्योरेंस थियोरी, हेजिंग प्रेशर थियोरी, थियोरी ऑफ स्टोरेज। तो ये सारी चीज़ों को मेरे को समझाना था। तो इसके वजह से क्या हुआ था कि वो ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लास बन गया था, लेकिन दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड क्लास जिसमें मैंने सारा का सारा एग्जांपल्स भी कवर करवा दिया, ठीक है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो अभी अपना और 2 पार्ट बाकी है इस वीडियो के बाद, और 1 पार्ट बाकी रहेगा जिसमें अपने कमोडिटी स्वैप्स और इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। ना ये मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। ये जो हैंड आउट मैंने तैयार किया है उसमें मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी है और प्लस क्वेश्चंस भी इसके साथ अटैच्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स भी अटैच्ड है। तो प्लीज़ इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो प्लीज़ इसका प्रिंट आउट लेकर फिर क्लास करने के लिए बैठिएगा और इसके ऊपर लिख दीजिएगा कि ये क्लास 3 का नोट्स है, ठीक है। तो ये क्लास 3 का नोट्स है, ऐसा आप इसके ऊपर लिख दीजिएगा, ओके ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली पार्ट 3 हम लोग का LOS GNH है। तो LOS GNH किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? वो फोकस करता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न्स दैट यू कैन अर्न वाइल ट्रेडिंग इन द कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट। तो कौन कौन से टाइप ऑफ रिटर्न होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस चीज़ का क्या रेलेवेंस होता है, वो अपने सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है? 1 जैन को मैंने परचेज किया था जैन एंड कमोडिटी फ्यूचर्स एट $80, ठीक है। तो जैन का जो मंथ है उसका जो कमोडिटी का फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मैंने परचेज किया। तो सबसे पहले अगर मैंने परचेज किया तो आई एम अ कमोडिटी प्रोड्यूसर और अ कमोडिटी यूज़र। आई एम अ कमोडिटी यूज़र, ठीक है, क्योंकि आई वेंट लॉन्ग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो लॉन्ग कौन जाता है? कमोडिटी यूज़र। और शॉर्ट कौन जाता है? कमोडिटी प्रोड्यूसर, ओके। तो ये चीज़ आपको कंसेप्चुअली याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो परचेज़ किया मैंने जैन एंड का कमोडिटी फ्यूचर्स $80 पे और इसका जो लॉट साइज़ है वो 1000 है। तो बेसिकली जो फ्यूचर्स मार्केट होता है वो तो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। तो जो हमारा लॉट साइज़ होता है वो मोटा मोटी हर टाइप ऑफ कमोडिटी के लिए, अलग अलग क्वालिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़ के लिए हमारा जो लॉट साइज़ होता है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। ओके, तो मैंने 80 पे बाई किया। सो आई वेंट F+ एट $80, ठीक है, जैन के बिगनिंग में। एट द एंड ऑफ जैन एंड फ्यूचर्स ट्रेड एट 85। तो बेसिकली अब जैन खत्म होने वाला है, ठीक है। तो जैन खत्म होने वाला है तो मेरे को अपना जो फ्यूचर्स पोजीशन है उसको मेरे को स्क्वायर ऑफ करना होगा। तो मैंने जब फ्यूचर्स बाई मैंने यहाँ पर फ्यूचर्स बाई किया था जैन के बिगनिंग में। सो आई हैव टू स्क्वायर इट ऑफ बाई सेलिंग फ्यूचर्स। तो मेरे को F- के साथ F+ को काट के स्क्वायर ऑफ करना होगा, ठीक है। तो आई हैव टू सेल द फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स इज ट्रेडिंग एट 85। जैन एंड का जो फ्यूचर्स है वो 85 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अगर 85 पे ट्रेड हो रहा है तो मैं सेल करूँगा 85 पे, ठीक है। आई विल सेल इट एट 85। सो वाइल द फेब एंड फ्यूचर्स ट्रेड एट 83। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला टाइप ऑफ रिटर्न आता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइस रिटर्न। तो प्राइस रिटर्न का मतलब क्या होता है? प्राइस रिटर्न का मतलब होता है कि इफ आई टुक अ पोजीशन, सपोज अ लॉन्ग पोजीशन एट द बिगनिंग फ्यूचर्स, ठीक है। जैन के बिगनिंग में मैंने $80 पे फ्यूचर्स का पोजीशन लिया और जैन एंड में मैंने जब उसको स्क्वायर ऑफ किया तो मैंने उसको एक हायर प्राइस पे स्क्वायर ऑफ किया। तो आई बॉट द फ्यूचर्स ओवर हियर एट 80 एंड आई स्क्वायर्ड इट ऑफ एट 85। सो माई रिटर्न इज 85 माइनस 80, दैट इज $5 into 1000, ओके। सो व्हाट इज द परसेंटेज रिटर्न? इट इज FT। FT का मतलब क्या होता है? एंड पे, ठीक है, जैन एंड माइनस F0 मतलब कि जैन बिगनिंग डिवाइडेड बाय F0 दैट इज जैन बिगनिंग इंटू 100। तो सिंपल सा चीज़ है, प्राइस रिटर्न है, ठीक है ना। 85 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 दैट इज 6.25%। तो ये तो एकदम सिंपल टाइप का रिटर्न था, कुछ इसमें था नहीं, ठीक है ना। ओके, तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते वक्त जो हम लोग को रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट पे, इस पर्टिकुलर महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो बेसिकली हम लोग का प्राइस रिटर्न हो गया, ठीक है। तो प्राइस रिटर्न आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ना। अब दिया हुआ है फेब एंड फ्यूचर्स ट्रेड एट 83।
तो बेसिकली एक कमोडिटी यूज़र क्या करता है, एक कमोडिटी यूज़र जो है वो तो जब जब जैन का फ्यूचर्स, जो जैन का पीरियड खत्म हो जाएगा, जब महीना खत्म हो जाएगा, तब उसको फेब में जाना होगा, ठीक है। तो वो फेब में क्या करता है, रोल ओवर करता है, ही रोल्स ओवर फ्रॉम जैन टू फेब, फिर फेब से मार्च, फिर मार्च से अप्रैल, फिर अप्रैल से मई। तो वैसे ना 12 का 12 महीना वो रोल करता रहता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो उससे हम लोग का एक और रिटर्न निकलता है, दैट इज कॉल्ड रोल रिटर्न। तो रोल रिटर्न का मतलब क्या हुआ, रोल रिटर्न का मतलब हुआ कि ये जो फ्यूचर्स, फेब का जो फ्यूचर्स है वो 83 पे ट्रेड हो रहा है। तो आप देखिए 85 पे इसने फ्यूचर्स को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, ठीक है। जैन एंड में जब फ्यूचर्स का दाम 85 था, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं ना कि स्पॉट इज इक्वल टू फ्यूचर्स, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, सपोज एक नॉर्मल है फॉरवर्ड का मतलब समझिए, ठीक है। फॉरवर्ड अगर स्पॉट को उठा के आगे भेज दे तो फॉरवर्ड होता है एस इंटू 1+RF⁻T इज कॉल्ड फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड प्राइस उसी से निकलता है। तो एट द मैच्योरिटी तो टी कुछ बचा ही नहीं है ना, ठीक है। टाइम इज ओवर, टाइम तो कुछ बचा नहीं है। तो अगर टाइम नहीं बचा है तो उसके बाद तो एस इज इक्वल टू एफ, स्पॉट तो फॉरवर्ड के बराबर ही हो जाएगा ना मैच्योरिटी पे, ठीक है। ये हम सबको मालूम होना चाहिए, ओके। नाउ तो ये एस इज इक्वल टू एफ, तो एक बार 85 को आप स्पॉट प्राइस मान लीजिए कमोडिटी का, क्योंकि अभी तो फॉरवर्ड स्पॉट के बराबर ही होगा, ठीक है। और 83 पे फेब वाला फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो 83 है दैट इज लेस देन 85, और वी कैन ऑल्सो से दैट फ्यूचर्स इज लेस देन स्पॉट, एफ लेस देन एस। तो एफ लेस देन एस का केस क्या होता है, बैकवर्डेशन, ठीक है। तो अब अगर मैं फेब के फ्यूचर्स में रोल ओवर करता हूँ तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सोल्ड द जैन वाला फ्यूचर्स एट 85 एंड देन आई हैव बॉट फेब वाला फ्यूचर्स एट 83, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा एक प्रॉफिट ही तो हो गया कि मैंने 83 पे बाई किया और 85 पे सेल किया, ठीक है। तो एक तो मेरा रिटर्न हो गया प्राइस रिटर्न, दैट इज 85 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, और दूसरा हो गया मेरा रोल रिटर्न, दैट इज 85 माइनस 83 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा रोल यील्ड है, एफ टी माइनस एफ टी प्लस 1। एफ टी प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और एफ टी का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस मंथ का एंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ टी इंटू 100। सो 85 माइनस 83 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2.35%, ठीक है। तो ये मेरा रोल रिटर्न हो गया। तो रोल रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जब मैं अपना पोजीशन को रोल ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर बैकवर्डेशन है, मार्केट इज इन बैकवर्डेशन, तो मेरा जो रोल यील्ड होगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि जब मैं रोल कर रहा हूँ सो आई एम रोलिंग इट एट द लोअर फ्यूचर्स प्राइस, ठीक है, और मेरा स्पॉट प्राइस जो है वो हायर है, दैट मीन्स बैकवर्डेशन का केस है। सो दैट मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपने पोजीशन को ऑफलोड किया। कैसे ऑफलोड किया, मैंने फ्यूचर्स सेल किया, और यहीं पर मैंने फ्यूचर्स बाई भी तो कर लिया 83 पे, ठीक है। तो सेल सोल्ड एट अ हायर प्राइस, बॉट एट अ लोअर प्राइस, दैट मीन्स मेरा रोल रिटर्न क्या हुआ, पॉजिटिव, और उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में भी तो कंप्यूट किया जा सकता है जैसे हम लोगों ने अभी किया, ओके। सो हम लोग का रोल रिटर्न निकल गया। तो आपको रोल रिटर्न भी ठीक से समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे रिटर्न पे आते हैं। फिर बोला है एनुअलाइज्ड ट्रेजरी यील्ड 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। एनुअलाइज्ड ट्रेजरी यील्ड 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, मतलब ट्रेजरी यील्ड आप पर क्यों दिया हुआ है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जब आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको मार्जिन्स रखना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आप मार्जिन्स असाइड रख रहे हैं, ठीक है, व्हाट मार्जिन्स यू आर कीपिंग असाइड दैट यू विल बी इन्वेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि वो मार्जिन मनी ऐसे ही पड़ा हुआ ठीक थोड़ी ना है। अगर उसको कहीं पर शॉर्ट टर्म के लिए लगा देते हैं, सपोज शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उससे कुछ रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो सपोज वो जो मार्जिन है मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट के टी बिल्स में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स में मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ यील्ड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माई कोलैटरल रिटर्न, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल रिटर्न, ठीक है। तो कोलैटरल रिटर्न यहाँ पर बोला है कि जो ट्रेजरी यील्ड है वो आपको दे दिया है, दैट इज 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो ये तो 6% पर एनम है ना, तो आपको तो इसको मंथ में बदलना होगा, तो यू हैव टू डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो 6% इंटू 1/12 दैट विल बी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। सो कैलकुलेट द मंथली रिटर्न ऑन द कोलैटरलाइज्ड फ्यूचर्स पोजीशन, ठीक है। तो एक तो मैंने प्राइस रिटर्न आपको बताया। प्राइस रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब आप मंथ के एंड में अपना जो फ्यूचर्स पोजीशन है उसको आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो फ्यूचर्स पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने पे आपका जो रिटर्न होगा, फ्यूचर्स पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने पे आपका जो रिटर्न होगा दैट विल बी कॉल्ड प्राइस रिटर्न। सो दैट इज 85 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। उसके बाद आता है आपका रोल रिटर्न। रोल रिटर्न का मतलब क्या है कि जब आप नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर कर रहे हैं, ठीक है, तब आपका जो रिटर्न होगा, क्योंकि बैकवर्डेशन के केस में तो आपका फ्यूचर्स प्राइस क्या है, कम है, ठीक है, तो आप कमती दाम पे रोल ओवर कर रहे हैं, और जबकि आपने बेचा था हायर दाम पे, तो आपने बेचा था 85 पे, आप रोल ओवर कर रहे हैं 83 पे। सो दैट परसेंटेज रिटर्न इज कॉल्ड रोल रिटर्न, दैट इज 2.35%। और उसके बाद आता है आपका कोलैटरल रिटर्न।
तो कोलैटरल रिटर्न क्या हो गया 6% इंटू 112 दैट इज 0.5%। तो अगर आपको टोटल रिटर्न निकालना है तो कैसे निकालेंगे 0.5% प्लस 2.35% प्लस 6.25%। ठीक है, तो ये आपका कोलैटरल हो गया, ये आपका रोल रिटर्न हो गया और ये आपका प्राइस रिटर्न हो गया। तो टोटल रिटर्न कितना आया 9.1%। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नोट्स में भी मेंशन्ड है, तो आप आराम से इस एग्जाम्पल को फिर से देख लीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और आपको कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए जिस तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे के पॉइंट्स है ना वो इसी से रिलेटेड है, जो आगे के पॉइंट्स है वो इसी से रिलेटेड है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को अब ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, रोल यील्ड इज अ वेरी स्मॉल कॉम्पोनेंट इन द शॉर्ट टर्म बट अ वेरी बिग कॉम्पोनेंट इन द लॉन्ग टर्म। वेरी स्मॉल कॉम्पोनेंट इन द शॉर्ट टर्म बट अ वेरी बिग कॉम्पोनेंट इन द लॉन्ग टर्म। तो देखिए यहाँ पर जो रोल यील्ड है वो तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है ना, 2.35%। हो सकता है कि ये मिनिस्क्यूल नहीं हो, लेकिन इस भाषा में तो ये छोटा ही है, 6.25 से तो ये छोटा ही है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि शॉर्ट टर्म में जो रोल यील्ड होता है वो कम की सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उसका सिग्निफिकेंस है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक्यूमुलेट होते होते दैट कंपाउंड्स एंड दैट ग्रोज इनटू अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, इनटू अ वेरी बिग परसेंटेज। तो रोल यील्ड प्लेज अ वेरी लिटिल रोल इन द शॉर्ट टर्म बट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉन्ग टर्म। ये अपने एक एग्जाम्पल में भी देख लेंगे, जब अपने एग्जाम्पल्स करेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें मैं आपको ये दिखा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका याद करने का हुआ कि रोल यील्ड इज नॉट अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इन द शॉर्ट टर्म बट इट इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो उसमें बड़ा कंपोनेंट होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंस ये वाला पॉइंट रखता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो आपको सम्स में नहीं पूछेगा, ये वाला पॉइंट जो है वो आपको थियोरी में पूछ सकता है। तो एक आइटम सेट में अगर आपको कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन दे दिया तो इसके ऊपर दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो क्या पॉइंट है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो अभी अपने बात कर रहे थे, इसमें जो अभी अपने बात कर रहे थे पूरा का पूरा क्वेश्चन में, तो ये हम लोग बात कर रहे थे एज अ कमोडिटी का यूज़र। ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले परचेज किया था। ठीक है, तो इफ़ आई एम गोइंग लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स दैट मीन्स आई एम अ कमोडिटी यूज़र। बट हम लोग ने कभी तो कमोडिटी प्रोड्यूसर के बारे में बात ही नहीं किया। तो एक बार आइए कमोडिटी प्रोड्यूसर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। देखिए, देखो एग्जांपल जैन एंड फ्यूचर्स ट्रेड एट 80। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि जो जैन का फ्यूचर्स है वो जैन का जो फ्यूचर्स है वो 80 पे अभी ट्रेड हो रहे हैं। तो एज अ कमोडिटी प्रोड्यूसर, अगर मैं कमोडिटी प्रोड्यूसर हूँ तो मैं फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट जाऊँगा। ठीक है, आपको याद होगा कि कमोडिटी प्रोड्यूसर गोज लॉन्ग ऑन द कमोडिटी एंड शॉर्ट इन द फ्यूचर्स मार्केट। ठीक है, तो आई विल गो शॉर्ट ऑन द कमोडिटी, आई विल डू F माइनस एट 80। तो F80 पे मैंने F माइनस कर दिया। नाउ आगे देखते हैं। नाउ इन द एंड ऑफ द मंथ द फ्यूचर्स ट्रेडेड 78 सपोज। तो F माइनस का मतलब क्या होता है? F माइनस का मतलब होता है कि अगर दाम गिरा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर तो दाम तो गिर गया है ना, दाम तो गिर गया है तो मुझे तो 2 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, 80 माइनस 78 2 रुपीज़ इंटू लॉट साइज का मुझे मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, नाउ सो बाय स्क्वायरिंग ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूसर टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन। तो उसने तो 80 पे शॉर्ट गया था वो, तो अब 78 पे वो लॉन्ग जाएगा। ठीक है, शॉर्ट को लॉन्ग से काटना होगा ना, क्योंकि आपको तो जैन एंड में अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा। तो इतना तो आप अभी तक समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर रिटर्न होने वाला है ऑफ 80 माइनस 78 दैट इज $2 इंटू वॉट एवर द लॉट साइज इज। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? नाउ इफ ही रोल्स ओवर एट 83, तो सपोज उसने फेब के फ्यूचर्स में उसने रोल ओवर किया, कमोडिटी प्रोड्यूसर ने रोल ओवर किया। तो कमोडिटी यूजर अगर रोल ओवर करता है दैट मीन्स वो अगले मंथ का फ्यूचर्स क्या करता है? बाय। और अगर कमोडिटी प्रोड्यूसर रोल ओवर करता है दैट मीन्स वो अगले मंथ का फ्यूचर्स क्या करता है? सेल। ठीक है, तो कमोडिटी प्रोड्यूसर अगले मंथ का फ्यूचर्स जो है वो सेल करेगा। ठीक है, नाउ अगर वो अगले मंथ का फ्यूचर्स 83 पे सेल करता है तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर क्या चीज़ हुआ है। 78 पे मैच्योरिटी खत्म हो गया था। ठीक है, जैन खत्म, तो इसका मतलब S इज इक्वल टू F। ठीक है, S इज इक्वल टू F। मैच्योरिटी पे आप जानते हैं कि कोई टाइम बचा हुआ नहीं है, तो फ्यूचर स्पॉट के बराबर। तो 78 को आप स्पॉट प्राइस मान लीजिए कमोडिटी का। नाउ 83 पे अगर वो F माइनस करता है, 83 पे अगर वो F माइनस करता है तो देखिए एक्चुअली उसने क्या किया था, 78 इज द स्पॉट एंड 83 इज द फ्यूचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F ग्रेटर देन S, F 83 इज द F विच इज ग्रेटर देन S।
ठीक है। तो f ग्रेटर देन s का मतलब क्या हुआ, कंटांगो, और यहाँ पर उसने 83 पे f माइनस किया है और जबकि उसने 78 पे f प्लस किया था, तो ही बॉट एट 78, ही सेलिंग एट 83, ठीक है। तो यहाँ पर उसका रोल रिटर्न क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर में हमेशा याद रखना कि कमोडिटी प्रोड्यूसर के लिए कंटांगो में, जब मार्केट्स कंटांगो में है ना, जब मार्केट्स कंटांगो में है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे एग्जांपल में मार्केट इज इन कंटांगो बिकॉज f इज ग्रेटर देन s, सो जब भी मार्केट्स कंटांगो में होगा तो उस समय कमोडिटी प्रोड्यूसर के लिए द रोल रिटर्न विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और जब भी मार्केट्स बैकवर्डेशन में होगा तो कमोडिटी प्रोड्यूसर के लिए द रोल रिटर्न विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग जो भी सम्स कर रहे हैं और ऑथर ने भी जो भी सम्स दिया है वो सब चीज़ एक कमोडिटी यूज़र के तौर पे दिया है, ठीक है। तो हम लोग को भी उतना फंसना नहीं है, ठीक है, हम लोग को भी उतना डीप में नहीं जाना है, हम लोग को वही करना है जो ऑथर ने बोला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो ऑथर ने कमोडिटी यूज़र के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ सम्स में किया है, लेकिन थियोरेटिकली वो पूछ सकता है आपसे, क्योंकि मैंने वो थ्योरिटी वो श्योरिटी मेंटेन करने के लिए मैंने उसको ये एग्जाम्पल को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सो मेरा समझाने का पूरा समरी क्या है, मेरा समरी ये है कि बैकवर्डेशन में रोल यील्ड पॉजिटिव होगा, लेकिन किसके लिए होगा, कमोडिटी यूज़र के लिए, ठीक है। और कंटांगो में रोल यील्ड पॉजिटिव होगा किसके लिए, कमोडिटी प्रोड्यूसर के लिए। फिर से बैकवर्डेशन में रोल यील्ड पॉजिटिव होगा लेकिन किसके लिए, कमोडिटी यूज़र के लिए। लेकिन कंटांगो में भी रोल यील्ड पॉजिटिव होगा लेकिन किसके लिए, कमोडिटी प्रोड्यूसर के लिए। ये मेरा सबसे बड़ा बोलने का मतलब था, तो ये मेरा समराइज फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, ओके नाउ। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया नाउ। अब देखिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं अपने। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा है, तो एग्जांपल 5.3 एंड 5.4 एक बार अपने देखते हैं, उसके बाद अपने इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 6 में होगा शायद ये, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, तो एक एक करके एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 5.2 देखिए, अ जर्मन कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फर्म uses white sugar futures contract to hedge commodity price risk। तो वो तो कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है। तो कैंडी मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब वो कमोडिटी का यूज़र होगा, वाइट शुगर का तो वो यूज़र है ना, तो वो फ्यूचर्स मार्केट में क्या करेगा, F प्लस करेगा, ठीक है, ही विल गो लॉन्ग विद द फ्यूचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो सम को पढ़ते ही आपको सबसे पहले परखने का ज़रूरत है कि वो कमोडिटी यूज़र है कि वो कमोडिटी प्रोड्यूसर है। अगर वो कमोडिटी यूज़र है तो वो क्या करेगा, अगर वो कमोडिटी प्रोड्यूसर है तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो ये आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। नाउ ऑन वाइट शुगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू हेज कमोडिटी प्राइस रिस्क, ठीक है। नाउ a 1 month contract has a price of euro 6.06 per pound and a 2 month contract is priced at euro 5.67 per pound। तो सपोज आप जान लीजिए कि जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस है 6.06 और फेब्रुवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 5.67, तो वो बेसिकली रोल ओवर करेगा फ्रॉम जनवरी टू फेब्रुवरी, ठीक है। द फर्म यूजेज अ 10-day रोलिंग पीरियड टू एडजस्ट इट्स एक्सपोजर टू शुगर, कंप्यूट द रोल रिटर्न फॉर दिस फर्म। नाउ यहाँ पर मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो देखिए 6.06 आपका जैन का जो फ्यूचर्स है उसका प्राइस है, ठीक है। आप मान लीजिए ये जैन एंड का फ्यूचर्स का प्राइस है, ठीक है। तो जैन एंड अगर आ गया है तो F इज इक्वल टू S, तो यहाँ ये स्पॉट मान लीजिए, इसको 6.06 को आप एक बार स्पॉट प्राइस मान लीजिए कमोडिटी का, ठीक है। और 5.67 आपका फेब का फ्यूचर्स का प्राइस है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है F लेस देन S, तो इसका मतलब क्या हो गया, बैकवर्डेशन। और बैकवर्डेशन में रोल यील्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसके लिए होता है, कमोडिटी यूजर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रोल यील्ड कैसे निकलेगा, 6.06 माइनस 5.67 डिवाइडेड बाई 6.06 इंटू 100। बस एक बार स्टॉप करो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, ठीक है। फर्म यूजेज अ 10-day रोलिंग पीरियड। 10-day रोलिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि सपोज 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के अंदर वो धीरे धीरे रोल करता है अपने पोजीशन को, ठीक है। सपोज 10 दिन के अंदर धीरे धीरे रोल करता है, तो अगर 10 दिन के अंदर वो अपने पोजीशन को रोल ओवर करता है तो वो पर डे कितना रोल किया, पर डे वो कितना रोल किया, 1/10 या फिर 10%, ठीक है। फिर से अगर 10 दिन के अंदर वो अपने पोजीशन को रोल करता है तो पर डे हर एक दिन वो कितना रोल किया, 1/10 रोल किया ना, 1/10 करके, ठीक है, या फिर 10%। तो वो परसेंटेज रोल्ड ओवर को भी आपको अपने फॉर्मूला में मेंशन करना होगा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में देखो, नियर टर्म फ्यूचर्स प्राइस माइनस फार टर्म फ्यूचर्स प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय नियर टर्म फ्यूचर्स प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ द पोजीशन रोल्ड।
दैट इज 6.06 माइनस 5.67 डिवाइडेड बाई 6.06 इंटू 0.1 दैट इज 10%। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा रोल रिटर्न का। ठीक है, तो आपको जो परसेंटेज ऑफ पोजीशन रोल्ड ओवर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये आप समझे। ये पहला एग्जाम्पल था जो मैंने सॉल्व करवाया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अ स्पेक्यूलेटर हैज़ अ टोटल लॉन्ग पोजीशन ऑफ $150 कॉन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये क्या है, कमोडिटी यूजर है कि प्रोड्यूसर है, कमोडिटी यूजर है। ठीक है, तभी इसका लॉन्ग पोजीशन है। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नियरिंग मैच्योरिटी सो द स्पेक्यूलेटर मस्ट रोल ओवर हर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योरिटी पे के पास आ रहा है तो उसको रोल ओवर करना होगा। नाउ द मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैल्यूड एट $5 पर पाउंड इम्प्लाइंग एन इन्वेस्टमेंट इन 30 कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ देखो स्टॉप, जो टोटल लॉन्ग पोजीशन उसका था वो $150 का था, टोटल लॉन्ग पोजीशन। तो टोटल लॉन्ग पोजीशन अगर $150 का था और ये सपोज जैन के बिगनिंग में है, ये सपोज जैन के बिगनिंग में है। नाउ जैन के एंड में ये 5 पर पाउंड पे वैल्यूड है। तो जैन के बिगनिंग में उसने फ्यूचर्स खरीदा $150 पे और $5 पर पाउंड पे जैन एंड में अभी फ्यूचर्स का दाम चल रहा है। ठीक है, नाउ तो अगर उसने टोटल लॉन्ग पोजीशन लिया है $150 का और $5 पर पाउंड पे अभी प्राइस चल रहा है तो उसने कितना कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदा था, उसने कितना कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदा था 150 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, दैट इज 30 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसने 30 कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद लिया था। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी रोल ओवर द कॉन पोजीशन इफ द फार टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइस्ड एट $4.5। तो ये फार टर्म को आप एक बार फेब का कॉन्ट्रैक्ट मान लो, तो फरवरी का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज प्राइस्ड एट 4.5। तो $4.5 पे वो प्राइस किया हुआ है। नाउ यहाँ पर जैन एंड जो था, तो जैन का तो एंड आ चुका है, तो जैन एंड आ चुका है, इसका मतलब S इज इक्वल टू F। तो ये स्पॉट है, ये $5 स्पॉट है। ठीक है, और ये 4.5 जो है वो फ्यूचर्स है। तो F लेस देन S आपको दिख रहा है, 4.5 इज लेस देन 5 और F इज लेस देन S। तो इसका मतलब कौन सा केस है, ये बैकवर्डेशन का केस है। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा, तो वो 150 डिवाइडेड बाई 4.5। तो 150 डिवाइडेड बाई 4.5 कितना होता है, इट इज समवेयर अराउंड 33 कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज समवेयर अराउंड 33 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अपने कितना रोल ओवर करेंगे, 33 कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर करेंगे। और अपना इनिशियल कितना कॉन्ट्रैक्ट्स का अपने बाई किए थे, 30। तो आप देख पा रहे हैं कि बैकवर्डेशन में जब मार्केट है तब अपने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का रोल ओवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। हमको क्या करना है ना, इस पोजीशन को मेंटेन करना है। हम लोग को $150 का ही कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करना है। तो आवर अमाउंट हैज़ टू बी द सेम। हम लोग का जो अमाउंट रोल्ड है वो सेम होना पड़ेगा। तो अगर हम लोग का अमाउंट सेम होगा तो इसका मतलब हम लोग के क्वांटिटी में बदलाव आना पड़ेगा, हम लोग के क्वांटिटी में बदलाव आना पड़ेगा। तो बैकवर्डेशन के केस में क्या हो रहा है, बैकवर्डेशन के केस में फ्यूचर्स का दाम कमती है। ठीक है, स्पॉट का दाम ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्यूचर्स लेस देन स्पॉट। ठीक है, नाउ अगर F लेस देन S है, ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी रोल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4.5 इज लेस देन 5। तो 150 डिवाइडेड बाई 4.5 आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिए ना, इट विल बी समवेयर अराउंड 33 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जबकि हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना का था, 30 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो हम लोग को एक्चुअली रोल ओवर ज़्यादा क्वांटिटी को रोल ओवर करना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी को रोल ओवर करना पड़ेगा हम लोग को। समझ में आया आप लोग को। तो अगर मार्केट्स बैकवर्डेशन में है तो वी हैव टू रोल ओवर मोर क्वांटिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू मेंटेन दिस करेंट एक्सपोजर ऑफ $150। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। देखो, determine the number of new contracts required to roll over the con position if the far term contract is priced at $5.5। तो अगर $5.5 पे प्राइस्ड है तो इसका मतलब आप देखिए ये 5 स्पॉट है, 5.5 आपका फ्यूचर्स है। तो F ग्रेटर देन S, इसका मतलब अभी मार्केट किस में है, कंटैंगो में है। तो अगर मार्केट कंटैंगो में है तब हम लोग को कितना रोल ओवर करना पड़ेगा, 150 डिवाइडेड बाई 5.5 दैट इज समवेयर अराउंड व्हाट, दैट इज समवेयर अराउंड 27 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 30 कॉन्ट्रैक्ट्स का, लेकिन कंटैंगो के केस में मेरे को 27 कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर करना पड़ा। क्यों रोल ओवर करना पड़ा, क्योंकि मुझे इस पोजीशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। तो इससे सार क्या निकल के आया मेरा, इससे समरी क्या निकला, इससे समरी आपका ये निकला कि अगर मार्केट बैकवर्डेशन में है और आप रोल ओवर करते हैं तो अगर आपको इसी करंट एक्सपोजर को मेंटेन करना है सो यू हैव टू रोल ओवर अ लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट्स कंटैंगो में है सो यू हैव टू रोल ओवर अ कमती क्वांटिटी। अगर मार्केट्स बैकवर्डेशन में है तो लार्जर क्वांटिटी, अगर मार्केट्स कंटैंगो में है तो स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, ओके, तो ये देखिए आंसर में भी लिखा हुआ है
if the futures price of the corn for the new contract is 4.5, the speculator must take a position in 33 contracts to maintain her position. तो बेसिकली उसको $150 का पोजीशन को मेंटेन करना है अमाउंट के टर्म्स में, ठीक है. इफ द फ्यूचर्स प्राइस ऑफ कॉर्न फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज USD 5.5, द स्पेक्युलेटर मस्ट टेक अ पोजीशन इन 27 कॉन्ट्रैक्ट टू मेंटेन अ पोजीशन, ठीक है. तो 27 कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन लेना पड़ेगा. तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है. तो आप मेरा समरी को समझ गए होंगे आई सपोज, ठीक है. तो आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आया होगा, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, ठीक है. ओके, तो ये आंसर जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, बल्कि इस आंसर का मेरे जो समरी था उसका पूरा जो जूस था मैंने आपको बता दिया, ठीक है. ओके, अब अपने एग्जाम्पल 5.4 में चलते हैं. देखो, तो ये एग्जाम्पल में क्या है, एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज लॉन्ग, ही इज लॉन्ग. तो इसका मतलब ये कौन है, कमोडिटी का प्रोड्यूसर है कि कमोडिटी का यूज़र. कमोडिटी का यूज़र है. $25,000 वर्थ ऑफ ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो 25,000 उसका वैल्यू है, अमाउंट है जिस पे वो लॉन्ग है. दैट मेच्योर टुमारो, तो उसका मेच्योरिटी कल है. द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स एट $50 per barrel. The contract trades at $50 per barrel. The institution intends to roll over the position tomorrow and maintain the current exposure. ठीक है. The institution intends to roll over the position tomorrow and maintain the current exposure. मतलब maintain the current exposure का मतलब क्या हो गया कि उसको रोल ओवर कितना अमाउंट करना है, 25,000 का अमाउंट ही उसको रोल ओवर कर रहा है, ठीक है. सो ही हैज़ टू मेंटेन दैट 25,000. तो अगर उसको सेम डॉलर अमाउंट को रोल ओवर करना है तो उसके क्वांटिटी में बदलाव आना पड़ेगा कि नहीं, आना पड़ेगा ना. ओके, द फार टर्म कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स एट 47.62 पर बैरल. तो ये तो US50 पर बैरल देखते ही आप समझ जाओ कि S इज इक्वल टू F. तो अगर S इज इक्वल टू F तो ये स्पॉट प्राइस बन गया कमोडिटी का. नाउ 47.62 फेब के फ्यूचर्स का दाम है. ये जैन था, ये फेब है, ठीक है. तो जैन में स्पॉट प्राइस, अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है सपोज 50 और फ्यूचर्स का प्राइस है 47.62. तो आपको दिख रहा है मार्केट इज इन बैकवर्डेशन. तो अगर मार्केट बैकवर्डेशन में है तो आपको कितना क्वांटिटी रोल ओवर करना पड़ेगा, कमती, ठीक है. तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका दैट विल बी 25,000 डिवाइडेड बाय 50. तो 25,000 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज समवेयर अराउंड 500 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है. और अगर आप अभी करते हैं 25,000 डिवाइडेड बाय 47.62 तो आपका कितना आएगा, 525 कॉन्ट्रैक्ट्स. तो आपको 25 ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर करना पड़ा क्योंकि द मार्केट इज इन बैकवर्डेशन एंड यू हैव टू मेंटेन योर करंट एक्सपोजर. समझ में आया. ओके, सो ये एग्जांपल से हम लोग ये पूरा का पूरा चीज़ को समझ गए, ठीक है. ओके, तो अभी हम वहीं पर वापस अपने नोट्स पे चलते हैं, ठीक है. तो ये देखिए, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी है जिसको मैंने आपके सम्स के समझा दिए, ठीक है. ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कोलैटरल यील्ड में भी मेरे को एक बात आपको बोलना था. वो क्या बात था, देखिए कोलैटरल यील्ड में क्या होता है ना कि कभी कभी आपका जो फ्यूचर्स पोजीशन होता है उसको वो आप 100% कोलैटरलाइज कर देते हैं. मतलब कि जो आपका मार्जिन का पैसा होता है उसको आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है. और कभी कभी क्या करते हैं ना, पार्शियली कोलैटरल करते हैं. मतलब कि आप थोड़ा सा पैसा कोई इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा को आइडल कैश रहने देते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि सम्स में आपको दे सकता है कि अगर सपोज 10% कोलैटरल हो गया या फिर 20% या फिर 30%, ठीक है. तो आपको उसको भी अपने फॉर्मूला में लेना पड़ेगा, ठीक है. तो हम लोग एक सम देख लेंगे जिसमें आएगा. और आप लोग को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पीरियड क्या है. तो पीरियड आपको अगर मंथ दिया है और आपको जैसे 6% पर एनम दिया कंपाउंडेड मंथली, तो सबसे पहले आपको मंथ पे बदलना पड़ेगा, ठीक है. तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, तो अब अपने एग्जाम्पल्स देखते हैं. जो एग्जाम्पल 17 to 20 है वो देखते हैं अपने कोर रीडिंग्स का. देखिए एग्जाम्पल 17, देखो टोटल रिटर्न्स फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. अ कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट with pricing in backwardation will exhibit which of the following characteristics. तो प्राइसिंग बैकवर्डेशन में है, तो बैकवर्डेशन में सबसे पहला ऑप्शन बोला है द रोल रिटर्न इज यूजुअली नेगेटिव. तो रोल रिटर्न तो पॉजिटिव होता है ना बैकवर्डेशन के केस में. किसके लिए, कमोडिटी यूजर के लिए. लेकिन हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑथर ने यहाँ पर जो भी कुछ किया है वो कमोडिटी यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचते हुए ही किया है. अगर वो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में बोलता कमोडिटी प्रोड्यूसर के बारे में, अगर आपको हिंट देता, तब आप इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर सकते थे. लेकिन अभी तो गौर करने की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि हम लोग हर चीज़ जो कर रहे थे वो कमोडिटी यूज़र को सोच के कर रहे हैं, ठीक है ना. तो रोल रिटर्न तो पॉजिटिव ही होगा ना बैकवर्डेशन के केस में. ओके, ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी बोला है रोलिंग एंड एक्सपायरिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड विल रिक्वायर बाइंग मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम डॉलर पोजीशन इन द फ्यूचर्स मार्केट. तो एकदम सही बोला है कि बैकवर्डेशन के केस में तो F लेस देन S होता है. तो अगर हम लोग को सेम डॉलर अमाउंट को मेंटेन करना है तो हम लोग को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करना पड़ेगा, हम लोग को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर करना पड़ेगा. बिल्कुल सही बोला है. सी देखते हैं.
rolling and expiring futures contract forward will require buying fewer contracts in order to maintain the same dollar position in the futures market. ये गलत है. ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए क्योंकि ये चीज़ तो कंटैंगो में होता है, क्योंकि कंटैंगो में F greater than S, so we have to roll a lesser number of contracts forward in contango to maintain the same dollar amount. ठीक है, तो आंसर आपका बी होगा. ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन में जो होना था वो तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल 18 देखो. An investor has realized a 5% return on a commodity futures contract position. तो प्राइस रिटर्न दे दिया है 5% and a 2.5% roll return after all her contracts were rolled forward. तो आपको तो दो टाइप का रिटर्न दे ही दिया है, 5 और 2.5. फिर she had held this position for 1 year with required initial collateral of 10% of the position. तो देखिए collateral यहाँ पर पार्शियल है, 10% ही है. ठीक है, at a risk free rate of 2% per year. तो रिस्क फ्री रेट आपका 2% पर ईयर है और कोलैटरल का पोजीशन 10% है. तो बेसिकली ये जो 2% आप लगाएंगे वो तो 10% पे लगाएंगे ना, तो बेसिकली ये 0.2 हो जाएगा. हर टोटल रिटर्न इज कितना? तो इट विल बी 7.7. ठीक है, 5 + 2.5 + 0.2 दैट इज 7.7%. तो आपका आंसर सी होगा. ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बोल रहा था, यही सब में भी मिल गया. ओके, नाउ एग्जाम्पल 19, टोटल रिटर्न्स फॉर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. An investor has $10,000 position in a long futures contract. तो long futures है, इसका मतलब क्या है? Commodity user for soybeans that he wants to roll forward. तो soybeans का है. The current contract which are close to expiration are priced at $4 per bushel, whereas the longer term contract he wants to roll into is priced at 2.5. तो ये बेसिकली जैन का समझ लीजिए, ये बेसिकली फेब का समझ लीजिए. ठीक है, नाउ तो क्लोज टू एक्सपायरेशन है, इसका मतलब ये जैन एंड में पहुंच चुका है. ठीक है, ये जैन एंड में पहुंच चुका है. नाउ what are the transaction in terms of buying and selling new contracts he needs to execute in order to maintain his current exposure. तो फिर से वही सम आ गया कि इसको ये $10,000 का पोजीशन को मेंटेन करना है, तो इसको कितना बाई सेल करना होगा. तो सबसे पहले देखिए इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पे था. 10,000 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो उतना कॉन्ट्रैक्ट्स उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था. अभी यहाँ पर मान लीजिए F इज इक्वल टू एस, क्योंकि जनवरी का एंड आ चुका है, तो अगर मेच्योरिटी खत्म तो फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट. ठीक है, तो 4 इज द स्पॉट एंड 2.5 इज द फॉरवर्ड, 2.5 इज द फ्यूचर्स फॉर फेब्रुअरी वाला. तो यहाँ पर बैकवर्डेशन का सिनेरियो बन गया. तो अगर बैकवर्डेशन का सिनेरियो बन गया है तो इसका मतलब उसको ज़्यादा क्वांटिटी रोल ओवर करना पड़ेगा. दैट विल बी 10,000 डिवाइडेड बाई 2.5, दैट विल बी 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. सो इसमें ऑप्शंस क्या क्या ये सपोर्ट करता है देखते हैं. क्लोज आउट, सेल 2,500 नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनिशिएट 4,000 ऑफ द लार्जर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. तो यही आंसर होगा ना, क्योंकि अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए तो आपको सबसे पहले जैन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको सेल करना होगा, और फिर फेब्रुअरी में आपको लार्जर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑफसेटिंग पोजीशन लेना होगा, आपको बाई करना होगा फिर से. ठीक है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. क्लोज आउट, बाई 2,500 नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनिशिएट सेल 4,000 ऑफ द लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये तो कंटैंगो के केस में होता है. ठीक है, ये तो उल्टा केस में होता है. ठीक है, नाउ let the 2,500 near term contracts expire and use any proceeds to purchase additional 2,500 longer term contracts. additional क्यों? ऐसा क्यों करेंगे अपने? ये तो बेहुदा आंसर है. ठीक है ना, तो ऐसा अपने को करना ही नहीं है. तो आंसर क्या हुआ? आंसर आपका ए हो गया. ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे. नाउ एग्जाम्पल 20 देखते हैं. when measuring its contribution to the total return of a commodities futures position, the roll return typically has a significant contribution to total return over both single and multiple periods. तो सिंगल पीरियड का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, मल्टीपल पीरियड्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म. तो हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ओवर बोथ सिंगल एंड मल्टीपल पीरियड्स. तो मैंने आपको क्या बोला था, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कब रहता है? लॉन्ग टर्म में, मतलब कि मल्टीपल पीरियड्स में. और कमती कंट्रीब्यूशन कब रहता है? शॉर्ट टर्म में, सिंगल पीरियड में. फिर टिपिकली has a modest contribution to total return in any single period but can be significant over multiple periods. तो यही तो आंसर होगा, बी आंसर होगा. और फिर क्या बोले, इज ऑलवेज क्लोज टू जीरो. तो ये तो बिल्कुल ही बकवास है. ठीक है, तो ये बी आपका आंसर होगा. ठीक है, दिस शुड बी दी आंसर. ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा जो टाइप्स ऑफ रिटर्न था उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, किस किस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसके. तो सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए हैं. सारे एग्जाम्पल्स का मैंने अटैचमेंट आपको दे दिया है, पूरा का पूरा नोट्स आपको अटैच मैंने दे दिया है. तो प्लीज़ इसका रिवीजन में देरी नहीं करें. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों के साथ और सबके साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.